वो लोग मंदिरों पर तख्तियां लटका देते हैं, शूद्रों का प्रवेश वर्जित, धक्के मार के निकाल देते हैं, पिटाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो रोकेंगे तो आप घुसने की जिद करेंगे, जिद करेंगे, उनका काम पूरा हो जाएगा। अगर वो लोग ये कहें कि सभी लोग आओ, सबके दरवाजे मंदिर के लिए खुले हुए हैं, तो शायद आप लोग नहीं जाएंगे। वो रिवर्स साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं, उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। आप कब मानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर जी? अगर वो ये कहने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, सब लोग कहें, विरोध कतई नहीं करें, तो आप इस पर सोचना शुरू कर देंगे, क्या ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का हिस्सा है? जब से देश में संविधान लागू हुआ, तब से यही ब्राह्मण बड़ियों और पूंजीवादियों का गठजोड़ राज कर रहा है। मेरा मानना है कि आप डार्क साइकोलॉजी में ट्रैप होते हैं, और हकीकत बात यह है कि इस पर आप लोगों को अनुसंधान करना। जो लोग ईवीएम के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं, जहां वो अभियान चलाते हैं वही चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पंचायत चुनाव के बीच में है। अभी चुनाव से पहले ही क्यों इस पार्टी की घोषणा की? और खासकर एक सवाल, बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा और अभी मैनिफेस्टो में करके बताया कि ब्राह्मण एक एक करके सवाल, बस वही सवाल है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर बाकी पूरा समाज इसमें आ सकता है, तो उस समाज को क्यों काटा गया है? इससे ये इंगित हो रहा है कि आप इस देश के बड़े समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं जो कि वंचित रहा है। नहीं, आपके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपका कहना है कि चुनाव अभी आने वाला है उत्तर प्रदेश का, पंजाब में भी इलेक्शन होगा। इस बात को मैं बहुत बड़े लेवल पे कहता रहा हूँ कि इस देश में दो फ्रॉड चल रहे हैं। नौकरियों में सिलेक्शन फ्रॉड, इंटरव्यू के द्वारा, पेपर लीक के द्वारा। चुनाव में इलेक्शन फ्रॉड, इलेक्शन फ्रॉड ईवीएम के द्वारा हमारे मताधिकार को लूटा जाता है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबको पता है कि ईवीएम से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन एक भी पार्टी इस ईवीएम के द्वारा होने वाले चुनाव का कतई विरोध नहीं करती, किसी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करते। लोग ईवीएम के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं, जहां वो अभियान चलाते हैं वही चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। तो बड़े भाई, हम आज आपको इस मंच के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं कि हम ईवीएम से होने वाले हर चुनाव का पूर्व बहिष्कार करें। तो ये कहना कि हम चुनाव के समय पर इसको घोषित कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हम ईवीएम से होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने के लिए अपनी पार्टी की घोषणा कर रहे हैं। दूसरा सवाल, आपका कहना है कि आपने पार्टी की सदस्यता पर प्रतिबंध लगाया है। शायद आपने उसको बेहतरीन तरीके से नहीं देखा। हमने उसमें स्पष्ट लिखा है कि वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सदस्यता प्रतिबंधित रहेगी। शायद आप लेट आए, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपकी सवाल का जवाब। हमने शुरू में ही स्पष्ट किया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो गुलामी का अध्यात्मीकरण है। गुलामी जैसे अमेरिका में थी, अमेरिका में काले लोगों को हथकड़ियों, बेड़ियों, जंजीरों से जकड़ के रखा गया, वहां शारीरिक गुलामी थी। लेकिन भारत में शातिर लोगों ने उस गुलामी का आध्यात्मिकरण किया और अध्यात्म से परमात्मा से जोड़ दिया। तो जोड़ करके एक बहुसंख्यक समाज को आज तक गुलाम बनाए रखा है। और गुलाम हालांकि इन लोगों ने नहीं बनाया तो हो सकता है इनके फोर फादर्स गए पूर्वज, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो वर्ण व्यवस्था के हक में खड़े हैं, वे उस गुलामी को कायम रखना चाहते हैं। तो जो लोग गैर बराबरी के सिद्धांत पर अडिग हैं, गैर बराबरी की व्यवस्था को बचाने की वकालत करते हैं, और हमारा सीधा गैर बराबरी का विरोध है कि हम देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जो लोग वर्ण व्यवस्था को, यानी जो गैर बराबरी का विचार है, उसको छोड़कर हमारे साथ आना चाहते हैं, तो ठीक है। और अगर वो उस ओर खड़े होंगे तो हम मानवता, समानता और विज्ञान की रक्षा के लिए उस गैर बराबरी की व्यवस्था का पूर्ण विरोध करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे। जी, और कोई सवाल? हाँ जी, जो आपने बोला था मैं उससे संबंधित सवाल पूछ सकता हूं? अभी बोला।
हाँ हाँ जी। आपने बोला जो बाबा साहब ने केवल कास्ट पे लिखा, कास्ट पे बोला, तो आप मुझे ये बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम को लागू किया था या फिर वो पहले से था? और मुझे कास्ट सिस्टम का जो कास्ट है उसका मतलब बता दीजिए। देखिए, बात ये होती है, जो जाति व्यवस्था है ये लोकतंत्र में क्यों है? आप लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता। मैं सत्य बात रखता हूं अपनी, कि संविधान बनाने का जो श्रेय है वो पूर्णतः सर्बियन लाभ हो जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपना संविधान बना के संविधान सभा को दिया था, उसका नाम स्टेट एंड माइनॉरिटी है, जिसको हमारे भाई पढ़ते नहीं है, और शायद आपने भी नहीं पढ़ा है। जो जाति व्यवस्था है, हम लोग, हमको अंग्रेजों ने, साइमन कमीशन, उसके बाद तमाम कमीशन चर्चा हुई और गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, अंग्रेजों ने हमको कम्युनिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया कि हम सेपरेट कम्युनिटी है, हमको अनटचेबल कहा अंग्रेजों ने, अछूत कहा। हम कम्युनिटी को कास्ट में कन्वर्ट करने का काम पूना पैक्ट के द्वारा हुआ, और पूना पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच में हुआ। तो पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर ने, कांग्रेस ने मिलकर किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कास्ट को बचाया है, कास्ट को डेमोक्रेसी में संविधान के माध्यम से देश में लागू करवाया है। और जो लोग कम्युनिटी थे, एक स्वतंत्र समुदाय थे, जिनकी अपनी धार्मिक पहचान अलग थी, जिनकी रीति रिवाज परंपराएं अलग थी, उनको इस कास्ट सिस्टम में जकड़ा है। और कोई सवाल और सर आपने कहा कि एक बीआर राव ने बनाया, तो बीआर राव को प्रश्न में पूछा गया, बाबा साहब को पूछा गया था। और दरअसल ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है, इसको डार्क साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इस लेवल पे शायद आपने कभी अध्ययन भी नहीं किया होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। जैसे मंदिर है, मंदिर में हर कोई चाहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए, चढ़ावा चढ़ाएं, ताकि उनके पास जो पैसा है वो ज्यादा आ सके। लेकिन फिर भी वो लोग मंदिरों पर तख्तियां लटका देते हैं, शूद्रों का प्रवेश वर्जित, धक्के मार के निकाल देते हैं, पिटाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो रोकेंगे तो आप घुसने की जिद करेंगे, जिद करेंगे, उनका काम पूरा हो जाएगा। अगर वो लोग ये कहें कि सभी लोग आओ, सबके दरवाजे मंदिर के लिए खुले हुए हैं, तो शायद आप लोग नहीं जाएंगे। वो रिवर्स साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं, उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। आप कब मानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर जी? अगर वो ये कहने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, सब लोग कहें, विरोध कतई नहीं करें, तो आप इस पर सोचना शुरू कर देंगे, क्या ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का किस्सा है? जब से देश में संविधान लागू है, तब से यही ब्राह्मण बड़ियों और पूंजीवादियों का गठजोड़ राज कर रहा है। और जिन वंचितों के लीडर थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, वो लोग आज भी दोयम दर्जे का जीवन जी रहा है, उसके साथ आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध की घटनाएं अनवरत बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना है कि आप डार्क साइकोलॉजी में ट्रैप होते हैं, और हकीकत बात यह है कि इस पर आप लोगों को अनुसंधान करनी चाहिए। सत्ता में आती है, जैसे कि आपने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, आपकी पार्टी का प्रमुख सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमने अपने बैनर पर लिख रखी है, पूर्ण संप्रभुता, स्वतंत्रता, मानवता, समानता और विज्ञान, इसकी हम पूर्ण स्थापना करेंगे। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इस पे सवाल करना चाहता हूँ आपने आप पहले आपने यहाँ पे नारा दिया है जातिवादी का अंत करेंगे, क्रिमिनल समाज का सृजन करेंगे, और आपने ये भी लिखा है कि जो इन जातिवादी में वर्ण व्यवस्था में मानता है उसको सदस्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन आप 8 नंबर पे जो रोजगार और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वहां पे आप इसके उल्ट जाकर सरकारी प्राइवेट नौकरियों में राजनीतिक आरक्षण सभी जाति वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाति पाति खत्म की जाएगी, और दूसरी तरफ जाति पाति आपको क्लियर बढ़ेगी ना? आप क्लियर कर देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। दरअसल हम कबीलाई फिलोसफी पूरे देश को बताने जा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ लिखते थे कि हर कबीले को, तो लोगों को समझने में असुविधा होती। इस पर काफी चिंतन मंथन किया गया, और ये तय किया गया कि अभी लोगों को समझने के लिए इस चीज को लिख दिया जाए। तो इसके लिए लिखा गया है। हम जाति या वर्ग वर्ण इसके कतई फेवर में नहीं है, हम हर प्रकार की जो गैर बराबरी है उसको खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसको खत्म करेंगे, और इसी के हक में हम खड़े हुए हैं। सर एक चीज और, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखे हैं, तो जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तो उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो बाबा साहब संविधान नहीं लिखे, करें बाबा साहब संविधान लिखे। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ,
आदरणीय पत्रकार महोदय, क्या आप भी मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है? हम मानते हैं कि आप किस आधार पर मानते हैं? हर जगह तो नो, क्या आपने अध्ययन किया है? संविधान सभा की डिबेट पढ़ी है? क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा है? बताएं। मैं संविधान देखा हूँ, संविधान पढ़ा हूँ। क्या पढ़ा है संविधान में आपने? जो संविधान जो भी बाबा साहब ने जो भी क्या, आपको एक एक आर्टिकल से पूछ लेते जो अधिकार दिया है, कौन सा अधिकार दिया उन्होंने? फंडामेंटल राइट, कौन सा राइट है बताइए जो उन्होंने दिया? फंडामेंटल राइट कौन सा? जो जिसको आप फंडामेंटल राइट कह रहे हैं, इसको समझ लीजिए। वैसे आप एक हमारे सवाल पर स्थिर नहीं रहे, आपने बहुत जल्दी जल्दी गुलाटी खाई है। प्लीज प्लीज सुन लीजिए। जिसको आप फंडामेंटल राइट कहते हैं वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, यानी जो जीवन का आधार है, और जो जीवन का आधार होते हैं वो अधिकार हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूल अधिकारों में नहीं है। ये मूल अधिकार हमारे नहीं है, ये सरकार के हैं, सरकार के। इसको ढंग से पढ़िए और पूरी संविधान सभा की डिबेट को पढ़िए। और मुझे बड़ा तरस आता है हमारे पत्रकार बंधुओं पर कि भाई आप मास कम्युनिकेशन में मास्टर हो, कितनी भी डिग्री लेनी हो, लेकिन किसी भी विषय की बहुत अच्छी जानकारी रखो और पूर्ण अध्ययन करो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू होगा, उस दिन हम राजनीतिक तौर पर तो समान होंगे, एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर गैर बराबरी का जीवन जीना स्वीकार करेंगे। यदि इस गैर बराबरी को शीघ्र नहीं मिटाया गया तो वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार होंगे, आने वाले समय में लोकतंत्र की संरचना का जो संविधान सभा ने बनाई है उसका विध्वंस कर देंगे। ये उनकी 25 नवंबर 1949 की संविधान सभा की स्पीच है, इसको पढ़िएगा। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 में आगरा में ऐतिहासिक भाषण दिया और उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करना होगा और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहाँ तक कि अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान बनाते तो वो यहाँ क्यों कहते? वो तो ये कहते हैं कि भाई मैंने सारी प्रकार की समानता इसमें कर दी है, व्यवस्था कर दी है, सारे प्रकार की व्यवस्था इसमें है, तो वो गैर बराबरी को मिटाने की बात नहीं कहते। और दूसरी बात, भाई हमको तो ये पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया और हमने वो लकड़ी पकड़ ली उल्लू वाली कि संविधान हमारे बाबा साहब का है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर जी एक संविधान मिनट पूरी बात कंप्लीट होने दो प्लीज। ये तरीका नहीं है, ना ये पत्रकारिता का गुण है। अगर आज हम देखें तो जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वो सत्ता से बेदखल है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शैक्षणिक गैर बराबरी का जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और सरकार का डाटा है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन पानी देते हैं हर महीने। यानी सोचो, जो वर्ग वंचित है उसको सरकार अनाज दे रही है खाने के लिए, क्या दयनीय स्थिति होगी उनकी। उनकी शिक्षा का स्तर देखो और एनसीआरबी का डाटा उठा के देखो कि उनके ऊपर जुल्म कितना हो रहा है। और पता है, इस जुल्म को, इस गैर बराबरी को, इस जघन्य अपराध को छुपाने के लिए एक लेबलिंग की जा रही है, लेबल लगाया जा रहा है, बोले संविधान हमारे पास है। और हम इसमें हिप्नोटाइज हो गए, झूम रहे हैं। अरे भाई इस बात की जांच कर लो, ये बाबा साहब का संविधान है तो देश के संसाधनों पर कब्जा किसका है? देश की राजनीति पर कब्जा किसका है? न्यायपालिका पर कब्जा किसका है? मीडिया पर कब्जा किसका है? क्या वंचित वर्ग की हिस्सेदारी है? अगर नहीं है तो फिर इस सवाल से ऐसे काउंटर मत करो कि जैसे और शो कर रहे हो कि मैं अम्बेडकर जी का विरोधी नहीं हूं, मेरा विरोध सैद्धांतिक है और मैं सच्चाई की बात करता हूँ। और अगर आप अध्ययन करके आए हैं संविधान पर तो संविधान पर डिबेट कर लो। फिलहाल तो मेरा निवेदन ये है कि आप हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर सवाल नंबर 2 नोमैडिक ट्राइब घुमंतू जो लोग हैं, ये घुमंतू लोग क्या करते थे कि लावण्य समाज के बंदे बैठे लावण्य कौन था? तो लावण का व्यापार करता। आज लावण का व्यापार मतलब नमक, नून। कौन बेचता है नून? कौन बेचता है नून? टाटा। यही बिरला टाटा बेचते हैं। बंजारा जाति पहले ट्रेन का व्यापार करती थी, उनको कब एनिमल ट्राइब एक्ट जो 1900 और 1871 और 1924 और उसके और भी स्टेटों के कब फ्रीडम मिली, और उसके बाद भी कौन सा एक्ट लागू किया आपको पढ़ना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक्ट 1951 या 52। म्यूचुअल फंड मतलब जो पहले से क्राइम करते थे। हम पूरे देश में
बहुत बड़े लेवल पर समानता, मानवता और विज्ञान का सुनियोजित तरीके से प्रचार करेंगे और पूरे देश में अभियान चला करके सभी लोगों की समानता, मानवता और विज्ञान के महत्व को समझाया जाएगा। जो लोग समझेंगे वो निश्चित रूप से समतामूलक समाज के हक में खड़े होंगे, और जो नहीं समझेंगे उनको अगली बार समझाया जाएगा, बार बार समझाया जाएगा। और कोई सवाल? आपने कहा कि जो लोग संसाधनों से विहीन हैं आप उसके लिए संविधान बदलेंगे, क्या करेंगे? नहीं, हमारे जो लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक घेर बराबरी में फंसे हुए हैं, इसके कारण उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध की घटनाएं घटित हो रही है, हम उनके मूल कारणों को बताएंगे, मूल कारणों से अवगत कराएंगे, ठीक है? और अगर उन लोगों का मानना ये है कि हम अगर ये सच्चाई बता रहे हैं लोगों को, इसके मूल कारण बता रहे हैं, तो उनका डर ये हो कि हम संविधान को बदल दें। भाई संविधान या कोई भी कानून हो, बदलने की क्षमता तो तब होगी जब उसको समझने की क्षमता विकसित हो जाए। हम हमारे लोगों को पहले उस गैर बराबरी के मूल कारणों से अवगत कराएंगे। गैर बराबरी क्यों है इसके बारे में उन्हें समझाएंगे। जब वो समझ जाएंगे तो फिर वो अपनी सत्ता बनाएंगे, फिर वो तय करेंगे कि उनको आगे क्या करेंगे।